Hey everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन पहुंच चुके हैं अपने डे 17 के ऊपर। तो आज है हमारा क्या, डे 17 पार्ट 3। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, और उसके बाद जो है वो अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो जिसके लिए आ जाते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहला जो है आज अपन क्या कर रहे हैं, पहली बार अपन क्लास में क्या कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट करें कि पहले की क्लासेस में अपन लोगों ने क्या पढ़ा है। तो 10 मिनट अपन लोग क्या करेंगे, जो लास्ट की क्लास की जो रिवीजन है वो कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद से जो आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होते ही क्या बोलता है बेटा आपका, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन जो है वो बोलता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना, नॉट एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि साल भर में कितना प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करती है रेंट। ठीक है। उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। ओनरशिप जो है वो जरूरी है प्रॉपर्टी की, जिसके में टैक्स लग रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन लोगों ने देखा क्या, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरी होती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो हाउस है या फिर दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही हाउस प्रॉपर्टी है, तो दोनों का आप क्या ले सकते हो, निल एनएवी ले सकते हो, उसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप कोई भी दो हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी जो है वो क्या ले सकते हो, निल ले सकते हो, और बची हुई को आप क्या ट्रीट करना है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है वो मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज को मिल सकता है, तो वो मैक्सिमम दो ही प्रॉपर्टीज को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट किया था डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसमें अपन ये फॉर्मेट जो है जो अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं वो अपन लोगों ने देखा था। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। फिर इन दोनों में से विच एवर इज लोअर होगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो वो क्या आ जाता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वैकेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आप लोगों ने देखा है। ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए, बाय ओनर होना चाहिए, और इन प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के बाद पे करते हो तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, जिसमें आप माइनस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो ये 24 का क्लॉज ए है और क्लॉज बी है, तो इसको आप बिल्कुल 24A और 24B ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लास्ट वाला आपका आ जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में देख लो बेटा, कैलकुलेशन जो है वो आपको पूरा करना पड़ता है। हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है, एनएवी निल, 30% निल। आपका आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ही आपका आंसर होगा, और ये बेनिफिट आपको मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज के लिए मिलेगा, तो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज के लिए मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद ये है आपका म्युनिसिपल टैक्सेस रिडक्शन जो है वो पेड बाय ओनर होना चाहिए। ठीक है। और एंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स और सीवेज टैक्स भी जो है वो क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस का ही पार्ट है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 30% अलाउ होती है, तो फिर आपको जो अदर खर्चे जो अपने प्रॉपर्टी के पीछे किए हैं, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का जो खर्चा है वो अलाउ होगा क्या, नहीं, क्योंकि 30% ऑफ द रिडक्शन जो ऑलरेडी आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड ऑन ड्यू बेसिस अनलाइक म्युनिसिपल टैक्सेस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको ड्यू बेसिस में अलाउ होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पेड बेसिस में अलाउ होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप पे नहीं भी करोगे तो भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी, बट म्युनिसिपल टैक्सेस में ऐसा है क्या, नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस पे करोगे तो रिडक्शन मिलेगी, नहीं पे करोगे तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद बात किया था क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप बेनिफिट ले सकते हो किस चीज का, एनएवी निल का।
तो अगर आपने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई किया है तो भी ले सकते हो, नहीं ऑक्यूपाई किया है तो भी ले सकते हो। तो या तो आप भी ऑक्यूपाई करोगे तो भी चलेगा, आपकी फैमिली भी ऑक्यूपाई करेगी तो भी चलेगा। और अगर आपको ऑक्यूपेशन नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, आपकी जॉब कहीं और है या कोई भी रीजन से आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ना कोई बेनिफिट डिराइव नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से। ऐसा नहीं कि आपको उसका कोई रेंट आ रहा है या कोई इनकम आ रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। तभी आप एनएवी नील का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो रहा है तो उस केस में आप फिर एनएवी नील नहीं ले पाओ। ठीक है। उसके बाद आई होप इट विल बी इजियर, ऐसे चार्ट बना रहे हैं तो आपके लिए क्या हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट बोलता है क्या, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की कुछ जनरल बातें हैं। क्या है जनरल बातें? इट इज अलाउड, ये अलाउ होता है इफ द लोन इज टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर। आपको परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर तीनों के लिए मिल जाएगा। इट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, आपको ड्यू बेसिस में अलाउ होगा। अनलाइक म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पेड बेसिस में अलाउ होते हैं, बट ये जो है वो ड्यू बेसिस में अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ 24B, ठीक है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउ हो रहा है, जो आप माइनस करते हो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो वापस से पीजीबीपी में कोई खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैम रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है, तो खर्चे की डिडक्शन पीजीबीपी में क्यों बात कर रहे हैं? जब पूरी रेंटल इनकम हमने सीखा है कि हाउस प्रॉपर्टी में जा रही है, तो पीजीबीपी में कहाँ जा रही है रेंटल इनकम, तो खर्चा क्यों जाएगा? तो एक केस ऐसा होता है जहाँ पे इनकम जो है ना बेटा वो पीजीबीपी में जाती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो वाले केस की बात कर रहे थे कि एक है केस जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह डील करते हैं, तो उस केस में ऐसा होता है। ठीक है। तो कमान वापस से इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है आपका वो परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर तीनों के लिए मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ड्यू बेसिस में अलाउ होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो पेड बेसिस में अलाउ होते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो दो टाइप की प्रॉपर्टी, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में बोलता है फुल इंटरेस्ट अलाउड, क्योंकि टैक्सेबल भी तो पूरा कर रहे हैं ना बेटा, टैक्सेबल पूरा कर रहे हैं इसलिए फुल इंटरेस्ट अलाउड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ऑप्शनल टैक्स रिजीम है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, तो यहाँ पर लिख लो नो डिडक्शन। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में अगर अपन बात करें तो इसमें दो केस आते हैं, एक होता है स्पेशल केस और एक होता है आपका जनरल केस। जो आपका स्पेशल केस है उसमें बोलता है कि आपको मैक्सिमम रुपीज 2 लाख रुपीज पर को ओनर मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज पर ओनर, अगर इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहली कंडीशन जो है वो क्या है? पहली कंडीशन बोलती है कि अगर आपने लोन जो है वो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया है, तो लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। दूसरी कंडीशन बोलता है लोन इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन नॉट रिपेयर। लोन जो है वो किसके लिए है बेटा? परचेज के लिए है या कंस्ट्रक्शन के लिए है, रिपेयर के लिए नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है क्या? कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो कंस्ट्रक्शन 5 साल में खत्म कर देना है, जिस साल में आपने लोन लिया है उस साल के एंड से, उस साल के एंड से 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देना है। और अगर आपने रिपेयर के लिए लोन लिया है तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 30,000। मतलब आप जनरल केस में फॉल करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि ये बोलता है सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए नहीं। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलती है। उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन और प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है घर बनने से पहले का टाइम, पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने के बाद का टाइम। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जब घर बन रहा होता है तब का इंटरेस्ट तब अलाउ नहीं होता है, घर बनने के बाद अलाउ होता है। रीजन बीइंग सरकार को लगता है कि आप डिफॉल्टर बन गए तो घर बिना बनाए आधा बना इंटरेस्ट डिडक्शन ले ली, तो सरकार का जो मोटिव है ना वो पूरा नहीं हो रहा है, सरकार का मोटिव पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए सरकार बोलती है कि जब घर बन रहा है ना तो हम इन डिफॉल्टरों को डिडक्शन नहीं देंगे, मतलब हम किसी को भी डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन जिस साल में आपका घर बन गया है तो हम उस साल से आपको रिडक्शन देना चालू कर देंगे।
तो जिस साल में आपका घर कंप्लीट हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ठीक है, कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो पोस्ट का जो टाइम का इंटरेस्ट है वो तो पोस्ट में ही अलाउ होता है, बट जो प्री का इंटरेस्ट है वो भी पोस्ट में अलाउ होता है, बट अलाउ होता है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो स्टार्ट कब से होता है? वो स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन डेट और बोरोइंग डेट विच एवर इज लेटर। ठीक है, कि जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन किया या बोरोइंग किया विच एवर इज लेटर। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा जस्ट 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो जैसे ये खत्म होता है ये चालू हो जाता है। ये स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन डेट और बोरोइंग डेट विच एवर इज लेटर। ये खत्म होगा 31 मार्च बिफोर द कंप्लीशन। ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन डेट, इसको डेट करना ज्यादा बेटर है कि 31 मार्च बिफोर द कंप्लीशन डेट, कि जिस साल में आपका जो कंप्लीशन डेट फॉल कर रहा है उससे पहले का 31 मार्च आपको ले लेना है। ठीक है, वही बोल रहा है कि जिस साल में घर कंप्लीट हो रहा है उसको हम पोस्ट में लेंगे, जिस साल में घर कंप्लीट हो रहा है उसको हम प्री में नहीं लेंगे। पूरा का पूरा साल जो है वो किस में लेने वाले? पोस्ट में लेने वाले। फॉर एग्जाम्पल आपका घर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2025 को, तो आपको 31 मार्च 2024 लेना, उससे पहले का 31 मार्च। तो जो भी आपका डेट आ रहा है उससे पहले का 31 मार्च आपको ले लेना है। ठीक है, ये आपको अलाउ होता है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द कंप्लीशन, जिस साल में घर कंप्लीट हो रहा है। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। सेकंड, एंड ऑन खत्म कब होता है? व्हेन द लोन इज फुल्ली पेड, जब लोन जो है वो पूरा पे हो जाएगा तब जो है वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड खत्म हो जाएगा। टैक्स ट्रीटमेंट, इंस्टॉलमेंट इज अलाउड एवरी ईयर, इंस्टॉलमेंट जो है वो हर साल अलाउ हो जाती है। ये है आपका क्या? प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट। ठीक है, नीचे में 2 पॉइंट दिए गए हैं। कौन से पॉइंट? ये वाले पॉइंट। ये पॉइंट क्या बोलते हैं? टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंटरेस्ट जो है इंडिया के बाहर पेड है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एंड देयर इज नो एजेंट इन इंडिया, नहीं सॉरी, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे किया तो आपको खर्चे की डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। और दूसरा, उसका कोई एजेंट भी नहीं है, उस बंदे का कोई बंदा नहीं है जो इंडिया में उसके बदले टैक्स पे कर सके। तो हमारे पास तो हम दोनों तरफ से चले गए ना, ना तो टीडीएस डिडक्ट हुआ ना उसका कोई टैक्स देने वाला है, तो उस केस में आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है वो है आपका सी टॉपिक, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल समझोगे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। फिर कल अपन लोगों ने पढ़ा था पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पार्टली लेट आउट होती है, एक होता है टाइम वाइज पार्टली लेट आउट, एक होता है एरिया वाइज पार्टली लेट आउट। अब टाइम वाइज पार्टली लेट आउट जो है वो क्या होता है? तो टाइम वाइज पार्टली लेट आउट बोलता है कि इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर इवन 1 डे, अगर प्रॉपर्टी जो है वो एक दिन के लिए भी क्या है? लेट आउट है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? उसको हम ट्रीट करेंगे लेट आउट फॉर द होल ईयर। ठीक है, फिर आपको एसओपी नहीं देखना है। और एरिया वाइज में क्या बोलता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है, आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करना है, लेट आउट वाले पोर्शन को लेट आउट की तरह ट्रीट करना है। और जो भी डेटा पूरे घर का दिया हुआ है तो उसको प्रोपोर्शनेट कर देना है दोनों के रेशो में। ठीक है, बट एक चीज जो है वो कभी प्रोपोर्शनेट नहीं होगी, विच इज वॉट योर एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। ठीक है, तो इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी बोलता है कि दो होता है, टाइम वाइज और एरिया वाइज। टाइम वाइज में आप पूरा एलओपी ट्रीट कर लो और एरिया वाइज में आप सारे डेटा को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लो एक्सेप्ट एक्चुअल रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट जो है वो लेट आउट का ही होता है, तो वो हमेशा किसके लिए होगा? एलओपी के लिए होगा। उसके बाद ये आपको पता ही है इफेक्ट ऑफ वैकेंसी, कि अगर क्वेश्चन में वैकेंसी दी गई है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इफ प्रॉपर्टी इज वैकेंट ड्यूरिंग द ईयर, अगर वैकेंसी है तो अगर क्या एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट को मिला के, हाँ ज्यादा है,
तो आपका जो जीएवी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो जीएवी बन जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रेंट कम है या बराबर है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट को मिला के, तो जो आपका एक्चुअल रेंट बस है वो क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वाले केस में कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी बनेगा, इधर वाला ज्यादा है, और इधर में अगर ये दोनों मिला के ज्यादा है तो भी जीएवी क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीएवी जो है वो एक्चुअल रेंट बन जाएगा। ठीक है। और इफ प्रॉपर्टी इज नॉट वेकेंट देन जीएवी इज इक्वल्स टू, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं है तो जीएवी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर है वो आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। फिर आपको ऑलरेडी पता है एक्चुअल रेंट, वैकेंसी रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट। तो जिस साल में आपका पैसा जो है वो डूब रहा है उस साल में आप डिडक्ट कर दोगे किससे बेटा, एक्चुअल रेंट से, और जिस साल में आपको रियलाइज हो रहा है उस साल में आपको टैक्सेबल हो जाएगा 70%, क्योंकि 30% क्या होती है, 30% जो है वो डिडक्शन होती है। अब ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर सकते हो। चारों कंडीशन को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हमारा अभी तक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। चार कंडीशन के पहला बोलता है टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड मतलब रिजनेबल रियल होनी चाहिए, कोई भी फेक टेनेंसी का केस नहीं होना चाहिए। दूसरा बोलता है डिफॉल्टिंग टेनेंट ने हमने डिफॉल्टिंग टेनेंट को भगा दिया अपनी प्रॉपर्टी से, प्लस उस बंदे को अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं दी है, एक में घपला गया है तो वो दूसरे में भी कर सकता है। और लास्ट वाला है असेसी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स ऑफ रिकवरी, तो उसने सारे जो रिजनेबल स्टेप्स है रिकवरी के वो उठा लिए, पूरा साम दाम दंड भेद लगा लिया, तो भी उसको अपना जो वो है वापस नहीं मिल रहा है। ना, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो किसकी तरह रखी गई है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी गई है। मतलब हमारे पास क्या है, बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इफ असेसी इज, तो हम लोग ना इसमें दो केस ले रहे हैं। पहले वाले केस में क्या बोलता है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ना उसके लिए क्या है कि वो सिर्फ लेट आउट करता है, क्या वो प्रॉपर्टी सेल करता है, नहीं, वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके पास 10 हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसको 10 हाउस प्रॉपर्टी को रेंट में देने का काम है, उसका मेन बिजनेस वो है, वो बिल्डर नहीं है। ठीक है, ना वो प्रॉपर्टी बना रहा है, बस पर 10 प्रॉपर्टी वो उसी को क्या करता है, रेंट पे देता है, खरीदने बेचने का काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है तो उसकी रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी। ठीक है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और कमर्शियल जाएगा पीजीबीपी में। अब सेकेंड केस है जो एक्चुअल में जो हमारा केस है, जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी गई है। तो यहां पर बनता क्या है, यहां पर बंदा है बिल्डर या तो कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब ये इस वाले केस में हम इसको क्या बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं, क्योंकि वो घर बना भी रहा है और उसके बाद उसको लेट आउट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बिल्डर है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एंड लेट आउट दी प्रॉपर्टी। ठीक है, और वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देता है। तो इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, कि प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट की गई है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपका आंसर टैक्सेबल होगा कहाँ पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, अगर प्रॉपर्टी साल भर में लेट आउट नहीं की गई है तो आप एनएवी बेनिफिट ले सकते हो नील अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। और उसके बाद आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years taxable under IFHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो आपका फर्स्ट 2 ईयर में आप क्या कर सकते हो, एनएवी निल ले सकते हो, कितने भी प्रॉपर्टी की ले सकते हो। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी का वो नहीं लगाया गया कि पहले 2 साल में आप कितनी भी प्रॉपर्टी का एनएवी क्या ले सकते हो, निल ले सकते हो, और 2 साल के बाद जो है वो टैक्सेबल करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको समझ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ असेसिंग एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर एसएससी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है तो वो पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा। नाउ इफ द असेसी इज बिल्डर एंड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड लेट आउट द प्रॉपर्टी, कि बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है और लेट आउट करता है किसको, प्रॉपर्टी को। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉपर्टी इज लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की गई है साल भर में तो आपको एनएवी निल लेना है अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव, और 2 साल के बाद जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा कहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप आई एम क्लियर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ये बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, पहले वाले केस में वो बिल्डर नहीं है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी को रेंट में देता है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जाएगी पीजीबीबी में, रेंटल प्रॉपर्टी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। और अगर वो बिल्डर है और पहले जो प्रॉपर्टी थी उसको सेल कर दिया, बची हुई प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो अगर रेंट पे दिया है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, रेंट पे नहीं दे पाए तो एनएवी नहीं ले सकते हो 2 साल तक, और 2 साल के बाद जो है आपका एक्सपेक्टेड रेंट टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप आई एम क्लियर। अब the next concept we have is what your composite rent, ठीक है। मैम composite rent का मतलब क्या होता है, क्या होता है composite rent? तो composite rent का मतलब होता है कि जब आपके पास घर तो मिला है लेकिन आपको घर के साथ अदर एमेनिटीज जो है वो भी साथ में मिली, ठीक है। अदर एमेनिटीज का मतलब है आपको फ्रिज मिला है, टीवी मिला है, एसी मिला है, फर्नीचर मिला है, तो आप तो उसका भी रेंट ले रहे हो ना। आपको तो पता होगा कि फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस का रेंट जो है वो अलग अलग होता है, अनफर्निश्ड का रेंट कम होता है, फर्निश्ड हाउस का रेंट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि आपका क्या है, रेंट ऑफ हाउस प्लस रेंट ऑफ अदर अमेनिटीज। अब आपको चेक करना है कि क्या एग्रीमेंट सेपरेबल है, कि एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल का मतलब क्या, सेपरेबल का मतलब है कि आपको पता है कि घर का रेंट कितना है और अदर एमिनिटीज का रेंट जो है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बोलते हो कि घर का रेंट जो है वो 20,000 है और अदर एमिनिटीज का 10,000 आपको और देना पड़ेगा, तो टोटल रेंट आपका कितना हो गया 30। तो यहाँ पर बोलते हैं एग्रीमेंट सेपरेबल है। तो अगर टोटल रेंट 30,000 है, 20,000 घर का और 10,000 रुपए जो है वो अदर एमिनिटीज का, तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट जो है वो क्या हो गया, सेपरेबल हो गया। अब एग्रीमेंट सेपरेबल है तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो आपको मिल रहा है वो पता है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और रेंट ऑफ अदर एमेनिटीज टैक्सेबल होगा आईएफओएस या फिर पीजीबीपी के अंदर। तो मैम कब आईएफओएस में जाएगा, कब पीजीबीपी में जाएगा, अगर आपकी जो ये इनकम है वो अदर इनकम है, अगर ये अदर बिजनेस है रेंटिंग का तो आईएफओएस में, मेन धंधा है तो पीजीबीपी में, ठीक है। अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है तो, अगर एग्रीमेंट सेपरेबल ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कितना घर का है कितना अदर एमिनिटीज का, हमको सिर्फ टोटल पता है, तो अगर टोटल पता है तो फिर हम देखें तो हम टैक्सेबल करेंगे, धंधा है तो पीजीबीपी, धंधा नहीं है तो आईएफओएस, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, ठीक है, जो कि बहुत इजी लगा। तो अभी हमने पढ़ा एक क्या, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, फिर दूसरा हमने पढ़ा है क्या, कॉम्पोजिट रेंट। बस उसके बाद जो है वो क्या है, मिसलेनियस इफेक्ट है। एक जो है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ 115 बीएसी, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये अपन पढ़ लेते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो है कॉन्सेप्ट नंबर 6। फिफ्थ है आपका स्पेशल केसेस और सिक्स्थ जो है आपका है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दैट इज सेक्शन 115।
क्या बोलता है ये? इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC। If assessee opt for default tax regime under section 115 BAC, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो असेसमेंट है वो 115 BAC के हिसाब से हो, then following डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द हाउस प्रॉपर्टी आर नॉट अलाउड। मतलब इन खर्चों की डिडक्शन जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो खर्चे हैं, ये जो आपके सामने बताए गए खर्चे हैं, ये आपको 115 BAC में नहीं मिलेगा। क्या ऑप्शनल में मिलता है? हाँ, तभी तो पढ़ा है। अभी अपन लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी है ऑप्शनल में हमको सब मिलता है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कुछ खर्चे जो है वो आपको नहीं मिलते हैं, नॉट अलाउड। क्या है मतलब? इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है। द अलाउड अमाउंट इधर 2 लाख और 30,000 इज अनअवेलेबल। मतलब जो आपको ऑप्शनल में 2 लाख या 30,000 मिलता है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर क्या बोलता है? इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। Interhead adjustment of house property losses. The maximum adjustment is usually 2 lakh, but this is prohibited. ठीक है? तो जो इंटरहेड एडजस्टमेंट हमको जो मिल रहा था 2 लाख रुपए का ऑप्शनल में, वो भी अब हमको नहीं मिलेगा। तो उधर में 2 लाख मिलता है, इधर पे हमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस। तो हम जो ऑप्शनल में हम अपना कितना भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट डिफॉल्ट में हम लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 3 चीज नहीं मिलेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट और इंटर हेड एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस का नहीं मिलेगा, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी नहीं मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ 115 BAC। तो अभी जो है हमने सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन किस में आ जाएंगे? क्वेश्चंस में आ जाएंगे। अगर अपन स्टार्टिंग से देखें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा बचा हुआ है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे किससे? क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है? ना, मिस्टर अरविंद क्या बोलता है ये? अरे यार, अरविंद कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस। कंस्ट्रक्शन चालू किया रेसिडेंशियल हाउस का। नाउ इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर हिज रेसिडेंस ऑन 1 नवंबर 2024। He raised a loan of 10 lakh at 12% interest for the purpose of construction on 1 नवंबर 2024। स्टार्ट भी किया है 1 नवंबर 24 को और उस दिन भी लोन ले लिया है। तो बोरोइंग डेट और कंस्ट्रक्शन डेट दोनों एक ही है। Finding that there was an overrun in the cost of construction, and he further raised a loan of 12 lakh at the same rate of interest on 1 अक्टूबर 2025। ठीक है? What is the interest allowable under section 24 assuming that the construction was completed by 31 मार्च 2026 and he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC। ठीक है? अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को वापस से पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज दिखेगी कि बोरोइंग डेट और कंस्ट्रक्शन डेट एक ही है। मतलब आज ही मैं घर बनाना शुरू करूँ और आज ही मेरे को लोन मिल गया। तो पहला लोन जो है मैंने लिया है 10 लाख का। पहला लोन जो है 10 लाख का 12% इंटरेस्ट पे लिया है, और दूसरा लोन जो है वो 12 लाख का लिया है 1 अक्टूबर 2025 को। घर कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2026 को। ठीक है? और निकालना क्या है? इंटरेस्ट अलाउबल अंडर सेक्शन 24। ठीक है? तो यहाँ पर मैं जाऊंगी अपने आंसर में, इलस्ट्रेशन नंबर 5, और पेज नंबर जो है वो है 29।
सबसे पहले है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल अंडर सेक्शन 24B। और इसमें सबसे पहले तो मैं अपना टाइमलाइन का वो बना लूंगी कि चालू कब हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है। तो ये मेरा स्टार्ट हो रहा है और घर बनना मेरा चालू हो रहा है 1 नवंबर 2024 को। 1 नवंबर 2024 को। और कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2026 को। 31 मार्च 26 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो 31 मार्च 25 को जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो रहा है। तो 1 नवंबर 24 से लेके 31 मार्च 25 तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो गया आपका क्या 5 मंथ। 5 मंथ्स है मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से मेरा चालू हो रहा है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरा चालू हो रहा है क्या पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अब पहला लोन जो है वो लिया है 1 नवंबर को। और यहाँ पर जो लोन लिया है उसका अमाउंट क्या है 10 लाख एट द रेट ऑफ 12%। और जो सेकेंड लोन लिया है 12 लाख का वो 1 अक्टूबर 2025 को लिया है। तो वो यहाँ पर लिया है 1 अक्टूबर 2025 को लिया है 12 लाख एट द रेट ऑफ 12%। 12 लाख एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12 में आंसर आ जाएगा 50,000। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 रुपीज। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट लिया है 10 लाख का इंटू 12% इज इक्वल्स टू 1,20,000। दूसरा लिया है इसने 12 लाख का 12%। 12 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 इज इक्वल्स टू 72,000। टोटल मिला देंगे प्लस 1,20,000 इज इक्वल्स टू 1,92,000। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1,92,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 2,02,000। बट मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B। तो 24B में मैक्सिमम आपको अलाउ होगा कितना 2 लाख। आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो है वो आपका रिकंस्ट्रक्शन है, हाईलाइट कर लिया करो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, हाईलाइट कर लो। टोटल इंटरेस्ट क्या है, आंसर क्या है, वो उसको हाईलाइट कर लिया करो। आई होप नाउ इट इज क्लियर एंड क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
Now, the next question we have is, अब सारे क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस ही बचे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? इलस्ट्रेशन नंबर 22 से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया? इलस्ट्रेशन नंबर 5 और उसके बाद किया इलस्ट्रेशन नंबर 22। तो इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब Mr. X has three houses, all of which are self-occupied. The particulars of the house are given below. Particular of the house जो है वो given below दिए गए हैं। X के पास क्या है? 3 houses है and all of them are what? Self-occupied. और इन तीनों की डिटेल्स दी गई है। तो अगर मेरे पास 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, तीनों पे मैं खुद रहती हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम 2 ही घर का वैल्यूएशन जो है वो क्या मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला मिलेगा। एक का तो मेरे को लेट आउट लेना पड़ेगा। तो मैं कौन से घर का लूंगी? तो मैम एज अ सीए, तो जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड लूंगी, जिसकी वैल्यूएशन कम होगी उसको मैं लेट आउट लूंगी। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैं सबको लेट आउट लेती हूँ तो क्या वैल्यूएशन होगी, सबको लेट आउट, अगर 2 को लेट आउट, 1 को ये लेती हूँ तो क्या होगा। और केसेस बना के मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि आंसर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आंसर निकालूंगी, अगर मैं तीनों को लेट आउट लेती हूँ तो क्या होता है। फिर नेक्स्ट में अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेती हूँ और थर्ड में फिर मिक्स बना के देखती हूँ तो आंसर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स प्रोसीड। क्या बोल रहा है ये? म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर एनम इतना इतना है, फेयर रेंट जो है वो इतना इतना इतना, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो इतना है, डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो क्या है, ये सब है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेबल ड्यूरिंग द ईयर 2 and 3 इज दिस एंड दिस। पेड बस 2-3 के लिए है, ये वाला पे जो है वो नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया हुआ है। कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ यस एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15 BAC। ठीक है, तो लेट्स कम टू योर आंसर बुक। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 22। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है आपका 34। ठीक है, अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27
अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ये जो है वो कॉमन का आप हर बार करोगे। फिर आपका पर्टिकुलर्स, नोट हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। ठीक है। अब एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, अभी जो हमारा कंप्यूटेशन है वो अज्यूमिंग ऑल द प्रॉपर्टीज आर लेटर ऑफ प्रॉपर्टी, अज्यूमिंग ऑल 3 प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज आर लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। अब म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, तो आगा क्या NAV माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले आएगा, तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम 1,20,000, आप लोग भी देखते चलेंगे और क्वेश्चन देख के बनाएंगे। 1,15,000 और लास्ट वाला है 2,00,000। फेयर रेंट है दिया हुआ है 1,50,000, 1,75,000 और लास्ट वाला है 2,50,000, विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000, 1,75,000 और 2,50,000। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो आएगा 1,00,000, 1,65,000 एंड 2,40,000। अब सब में विच एवर इज हायर आएगा, लोअर नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हाँ, सबसे पहले 1,20,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, 15,000 1,75 और 2,50,000 ये। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड रेंट है 1,00,000, 1,65 और 2,40,000। अब अपन लेंगे इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर विच एवर इज लोअर आ जाएगा 1,00,000, 1,65,000
और यहाँ पर आ जाएगा 2,40,000। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रहेगा ही नहीं। एक्चुअल रेंट कुछ भी नहीं है, तो विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 1,65,000 और 2,40,000। ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो फर्स्ट वाले में पेड है ही नहीं, सेकंड वाले में पेड है म्यूनिसिपल वैल्यू का 8%, तो 1,15,000 इंटू 8% कितना हो गया आपका 9,200, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,200। उसके बाद नेक्स्ट है 10%। बेटा म्यूनिसिपल वैल्यू का ही लेना है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 10% हो जाता है आपका 20,000, तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 20,000। और ये वाला पेड नहीं है करके अपन नहीं ले रहे हैं। नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1,65,000 माइनस 9,200 इज इक्वल टू 1,55,800 और 2,20,000। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% आ जाएगा 30,000। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पहले वाले में कितना है आपका 1,80,000, 1,55,800 इंटू 0.3 आ जाएगा 46,740, 46,740। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 80,000। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,20,000 इंटू 0.3, 66,000 और इंटरेस्ट आ जाएगा 75,000। ठीक है। अब पहले वाले का आंसर आएगा आपका -1,80,000 इज इक्वल टू 1,10,000 माइनस में आएगा, 1,10,000 रुपये का लॉस आएगा। सेकंड वाले में 1,55,800 इंटू 0.7 माइनस 80,000, सेकंड वाले में प्रॉफिट आएगा 29,060 का। थर्ड वाले में 2,20,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 79,000, तो यहाँ पे आएगा आपका 79,000 पॉजिटिव में और ये वाला भी पॉजिटिव में है। 29,060। तो सिर्फ अगर मैं एलओपी लेती हूँ तो बस पहले वाले में लॉस है, बाकी दोनों में क्या है प्रॉफिट। अब अब मैं क्या लेने वाली हूँ कि अगर कोई दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हैं तो हमारा लॉस जो है वो कितना होगा। ठीक है। तो अपन जो सेकंड केस जो है वो यहाँ पे अपन लाएगा कंप्यूटेशन ऑफ income from house property if any of these if any of these properties are treated as SOP self occupied property। particulars note house 1 and 2
हाउस 2 and 3, हाउस 1 and 3, 1 and 2, ठीक है। एनएवी क्या होगी, नील नील नील। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 24B, मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। कि दोनों प्रॉपर्टी का मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना अलाउ होता है, 2 लाख अलाउ होता है। तो अगर मैं पहले वाले में कंबाइन कर रही हूँ किसको, 1 और 2 को, तो 1 में इंटरेस्ट कितना है, 1,80,000, सेकंड में कितना है, 80,000। तो 180 प्लस 80 हो गया आपका 2,60,000, बट मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, 2 लाख। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम कितना ले लेंगे, 2 लाख लॉस में। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड में कितना है, 80,000, थर्ड में कितना है, 75,000। तो 80 प्लस 75 कितना हो गया, 1,55,000। तो सेकंड वाले में आपको मिलेगा 1,55,000 माइनस में। और फर्स्ट और थर्ड मिला के 180 प्लस 75 इज इक्वल टू 255, बट मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, 2 लाख। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर कितना आएगा, 2 लाख। सेकंड में आएगा 1,55,000, थर्ड में आएगा 2 लाख। अब अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करके देखेंगे किसका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा थर्ड, हेंस टैक्सेबल वैल्यूज आर अराइव्ड एज अंडर, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट, इफ हाउस if house 1 and 2 are SOP and 3 LOP, तो 1 और 2 SOP है, तो लॉस कितने का बेटा, 2 लाख का। 2 लाख का लॉस प्लस थर्ड वाले का आंसर कितना है, 79,000। तो 79,000 का प्रॉफिट। तो नेट कितना हो गया, 2 लाख माइनस 79,000 इज इक्वल्स टू 1,21,000। इफ हाउस 1 and 3 आर 1 and 3, या फिर 2 and 3 कर दो। इफ 2 and 3 आर SOP एंड 1 LOP है, तो 2 3 SOP अगर, तो 1,55,000 का लॉस है, 1,55,000 का लॉस है। और LOP 1 में 1,10,000 का लॉस है। तो 1,55 प्लस 110 इज इक्वल टू 2,65,000 का लॉस है। इफ हाउस 1 and 3 आर SOP एंड 2 इज LOP, तो 1 और 3 अगर, तो 2 लाख रुपए का लॉस है, प्लस
सेकंड एलओपी है 29,060, 29,060। तो 2 लाख माइनस 29,060 इज इक्वल टू 1,70,040। ठीक है। सिंस लॉसेस आर बेनिफिशियल अंडर इनकम टैक्स, we will choose case 2, that is house 1 LOP and 2 and 3 will be SOP। हाँ, ये भी लॉस है, सॉरी 1,21,000 का भी लॉस है और 1,79,000 का भी लॉस है। जो तीनों आंसर तीनों लॉसेस में ही है, इनकम में कोई आंसर नहीं है, कैलकुलेशन में हमने वो कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा लॉस कौन सा है इसका, तो हम लोग कौन सा और चूज करेंगे, केस नंबर 2। एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले आपको सबको एलओपी की तरह सॉल्व करना है, फिर आपको कोई भी दो हाउस का मिला के चेक करना है कि आपको लॉस जो है वो कितना है एसओपी की तरह, और लास्ट वाले में आपको क्या करना है, केसेस जो है वो फॉर्म करना है। ठीक है। सो नाउ विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या बोलता है ये, 21 बोलता है रवि एंड resident and ordinary resident in India owns a let out house property having different flats in Kanpur, which has municipal value of 27 lakh, standard rent is 29 lakh 80,000, market rent of similar property is 30 लाख। तो अगर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज का रेंट है उसका नाम क्या है बेटा, फेयर रेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, फेयर रेंट। एनुअल रेंट 40 लाख का, जिसमें से 10 लाख जो है वो पर्टेनिंग टू डिफरेंट एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग। सी द अग्रीमेंट इज सेपरेबल। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, कॉम्पोजिट रेंट का। ठीक है। जहां पर बोल रहा है एनुअल रेंट साल का 40 लाख है, जिसमें 10 लाख जो है वो किसका है, डिफरेंट एमिनिटीज का प्रोवाइडेड है। वन फ्लैट इन द प्रॉपर्टी जिसका एनुअल रेंट हुआ 2,40,000 रिमेन वैकेंट फॉर दी 4 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी जो एक फ्लैट है प्रॉपर्टी का जिसका एनुअल रेंट 2,40,000 है, वो 4 महीने के लिए क्या था, खाली था। He has incurred the following expenses in respect of the aforesaid property। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर्स की। पर्टिकुलर्स में क्या बोलता है, म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26-27, 10% ऑफ द रिबेट इज ऑब्टेन फॉर पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। तो 10% का डिस्काउंट मिला है, तो हमको जो डिडक्शन मिलती है वो एक्चुअल पेड की मिलती है। तो 4 लाख माइनस 40,000, तो अपना कितना आ जाएगा, 3,60,000। ठीक है। अरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 पेड ड्यूरिंग द ईयर। 24-25 का जो आपका म्युनिसिपल टैक्स था वो कब पे हुआ है, वो पे हुआ है करंट ईयर में। एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन अरियर्स 25,000। तो जो इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा क्या अरियर्स का, नहीं। तो 1,40 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,15,000। तो 1,15,000 रिडक्शन जो है वो यहाँ पर मिलेगी। फिर है इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस 25,000, वही जो नीचे दिया हुआ हमने उसको ऊपर लिख दिया है। लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंस कैश पेमेंट 2,40,000, तो ये जो है वो नहीं होगा, कैश पेमेंट फॉर लिफ्ट मेंटेनेंस नहीं। सैलरी पेड टू स्टाफ फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस 88,000। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जो हमारा एमिनिटीज का है कैलकुलेशन अदर सोर्सेज का, वहां पर जो है वो उसका मतलब उसको माइनस करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चे जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आते, वो कहाँ जाएंगे, वो अदर सोर्सेज में चले जाएंगे। क्या करना है हम लोग क्वेश्चन में, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ रवि फॉर असेसमेंट एट 26-27। टोटल इनकम निकालनी है रवि की 26-27 की। इफ इज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 105 बीएसी। ठीक है। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हम लोग को ये देखना है कि 40 लाख में से 10 लाख जो है वो किसका है बेटा, अदर एमिनिटीज का है, और 30 लाख जो है वो किसका है, हाउस रेंट का है।
तो ये जो 10 लाख रुपए है पीजीबीपी या अदर सोर्सेज दोनों में से किसी एक जगह टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर क्या है आपका? 33। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, computation of income from house property for assessment year 26-27 under optional tax regime। ठीक है? पर्टिकुलर नोट अमाउंट, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहला क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू। फिर दूसरा क्या है हमारा? फेयर रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट के बाद आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आपका आएगा एक्चुअल रेंट। फिर आएगा वैकेंसी रेंट। फिर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। ठीक है? तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है? इतना तो अपने को हर बार बनाना है। अब क्या करेंगे अपन? अब अपन वैल्यूज पुट करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 27 लाख। तो मैं लूंगी यहाँ पर 27 लाख। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट इज मार्केट रेंट, सिमिलर रेंट। तो मार्केट रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी कितना है? 30 लाख रुपीज। विच एवर इज हायर, कितना हो गया बेटा? 30 लाख। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 29,80,000। अब इन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर है, तो कितना विच एवर इज लोअर हो गया? 29,80,000। उसमें बात करेंगे क्या? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना आएगा? तो एक्चुअल रेंट आपका आएगा, एक्चुअल रेंट निकालने के लिए ले लो नोट नंबर 1।
एनुअल रेंट मतलब कि पूरा साल भर में कितना रेंट मिलता, तो मिलता कितना 30 लाख रुपीज मिलता। ठीक है, उसके बाद माइनस वेकेंसी। तो वेकेंसी जो है वो किसकी है, एक हाउस की है जिसका रेंट कितना है 2,40,000 इंटू 3/4 इंटू 4/12 तो आ जाएगा यहाँ पर वैकेंसी माइनस कितना करेंगे 60,000। 60,000 की जब की वैकेंसी माइनस हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा एक्चुअल रेंट 29,40,000। ये क्या था, एक घर का एनुअल रेंट 3/4 की, क्योंकि हम लोग को सिर्फ घर वाला पोर्शन चाहिए, अदर अमेनिटीज का पोर्शन नहीं चाहिए, इंटू 4/12 तो कितना होगा 60,000। तो एक्चुअल रेंट होगा 29,40,000। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे 29,40,000। अब वैकेंसी के लिए 2,40,000 इंटू 3/4 इंटू 4/12 तो हमारा आंसर आया था यहाँ पर कितना 60,000। तो वैकेंसी रेंट आ जाएगा 60,000। अब यहाँ पर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट दोनों को मिला के चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा है। तो ये 30 लाख होता है, 29,80,000 होता है, तो ये ज़्यादा है। तो हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा वो यही आएगा 24,40,000। तो GAV आ गया हमारा 24 लाख 29 लाख है, 29,40,000। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 29,40,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड में अपन कर लेते हैं नोट नंबर 2 और यहाँ पर अब इसको कर दो लाइन। 29,40,000 GAV आ गया। अब आते हैं नोट नंबर 2 में, बात करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस की। अब म्युनिसिपल टैक्सेस की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो हम लोग को म्युनिसिपल टैक्सेस, हाँ म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर 26-27 कितना पेड है 4 लाख -10% रिबेट तो कितना हो गया 40,000 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3,60,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्सेस और कौन सा साल का है 24-25 कितना है 1,40,000 माइनस अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट तो कितना है 25,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 माइनस 25 इज इक्वल टू 1,15,000। टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 115 प्लस 360 इज इक्वल टू 4,75,000। तो टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस कितना हो गया 4,75,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,75,000 माइनस कर दी आ जाएगा NAV 2,940 इज इक्वल टू 24,65,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 24,65,000। नेट एनुअल वैल्यू आ गया आपका, उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे 24,65,000 इंटू 0.3 7,39,500 माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस कर दोगे माइनस इक्वल टू
25,500, दैट इज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो है वो आपका क्या है, इलस्ट्रेशन 21, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट 26-28 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टैक्सेबल होगा आपका, या तो आप पीजीबीपी में भी कर सकते हो या तो आप आईएफओएस में भी कर सकते हो, बट आंसर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी रेंट ऑफ अदर अमेनिटीज, रेंट ऑफ अदर amenities इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 लाख। अब इसमें मैं क्या करूंगी, जो जो मेरे खर्चे हैं ना वो क्या मैं कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो सबसे पहला जो मेरा खर्चा है वो कौन सा है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्लूड कैश पेमेंट। पेमेंट कितना है, 2,40,000, कैश पेमेंट उसमें कितना है, 30,000। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंस 2,40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 2,10,000। तो 2,10,000, ठीक है। फिर माइनस करेंगे क्या यहाँ पर, सैलरी, नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, सैलरी टू स्टाफ, और सैलरी दी गई है फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस। तो हाउस रेंट तो वो पूरे घर का कलेक्ट करेगा। तो सैलरी दी गई है कितनी, 88,000। तो 88,000 का अपन क्या लेंगे, 1/4 लेंगे, जो लिफ्ट मेंटेनेंस से रिलेट करता है। तो 88,000 का 1/4 होता है 22,000। तो यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे 22,000 माइनस वेकेंसी, वेकेंसी रेंट जो कि हम लोग का क्या हुआ है, लॉस्ट हो चुका है। तो ये वाला जो रेंट है वो भी यहाँ पर अपन लेंगे। तो यहाँ पर आपका रेंट आ जाएगा 60,000 का वैकेंसी रेंट है, 2,40,000 नहीं, 2,40,000 इंटू 1/4 इंटू 4/12। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 20,000। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20,000। जब आप सबको माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 10 लाख माइनस 2,10,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू 7,48,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7,48,000। लिख दूंगी मैं क्या, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम जो है वो आएगी 24 लाख प्लस 17,25,500 इज इक्वल टू 24,73,500। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। मिसेस दिशा खन्ना, a resident of India, owns a house property at Bhiwani, Haryana. The municipal value of the property is 7,50,000. Fair rent is 6,30,000. Standard rent is 7,20,000 per annum. The property was let out for 75,000 per month for the period of April 2025 to December 2025. Thereafter, the tenant vacated the property and Mrs. Disha Khanna used for self-occupation. The rent for the month of November December could not be realized from the tenant। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर आपका क्या हो गया है बेटा, अनरियलाइज रेंट जो है वो हो गया है।
A tenancy was bona fide, but the defaulting tenant was in occupation of the another property of the assessee. क्योंकि वो दूसरा घर उसको दे दिया, एक घर का पैसा तो मिला नहीं, प्लस उसको दूसरा घर दे दिया, तो उस वजह से हमारा जो अरियर्स ऑफ रेंट नवंबर दिसंबर का वो माइनस नहीं होगा। पेइंग रेंट रेगुलरली, she paid municipal taxes at the rate 12% during the year and paid interest of 35,000 during the year for amount borrowed toward the repairs of the house property। तो रिपेयर के लिए मैक्सिमम कितना अलाउ होता है, तो मैक्सिमम अलाउ होगा 30,000। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ से शॉप प्राइस द ऑप्शन शूटिंग और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये है आपका टाइम वाइज पार्टली लेट आउट। क्या क्वेश्चन में वैकेंसी है? नहीं। अप्रैल से दिसंबर तक किया है और उसके बाद टेनेंट ने वैकेट कर लिया, दिशा खन्ना ने खुद जो है वो रह लिया अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है। अगेन वापस से अपन क्या करेंगे, तो वापस से अपन सबसे पहले वही फॉर्मेट लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे और वापस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 20। पेज नंबर है आपका क्या? तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, पेज नंबर है आपका 33। सेम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिसेस दिशा खन्ना, मिस दिशा खन्ना, मिसेस दिशा खन्ना, मिसेस दिशा खन्ना फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर ऑप्शनल टैक्स regime of particulars note amount। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चालू हुआ है, तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं क्या, वापस से सेम पहले पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट जो है वो लिख लेंगे। तो क्या इस बार हम फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने किया है कॉपी और पेस्ट। ठीक है। ये जो फॉर्मेट है जो आपको हर बार बनाना है, म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो क्या दी हुई क्वेश्चन में, तो म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 7,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। उसके बाद नेक्स्ट फेयर रेंट है 6,30,000, 6,30,000। whichever is higher 7,50,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट आपका आ रहा है, स्टैंडर्ड रेंट 7,20,000। तो whichever is lower हो जाएगा 7,20,000। एक्चुअल रेंट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर तक होते हैं आपके 9 महीने। 75,000 इंटू 9 इज इक्वल टू 6,75,000। whichever is higher 7,20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7,20,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है 12% ड्यूरिंग द ईयर। तो 7,50,000 का इंटू 12% इज इक्वल टू 90,000। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस है 90,000, माइनस कर देंगे माइनस 7,20,000 इज इक्वल टू, तो मेरा आ जाएगा 6,30,000
into 30% is equals to 1,89,000 और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 35,000 क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,20,000 माइनस 1,89,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 4,06,000। तो आपका आंसर क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा 4,06,000। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ पूछा है? एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30,000, क्योंकि ये रिपेयर्स का क्वेश्चन है। नहीं, लेट आउट ट्रीट कर रहे हैं ना अपन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, अपन तो लेट आउट ट्रीट करें तो फिर तो पूरा ले सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपने को मैक्सिमम लिमिट रहती है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं रहती है। तो यहाँ पर 30,000 नहीं आएगा, 35,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका है 4,06,000 और ये आपका है आंसर। ना, how many questions we are left with? So we are left with question number 19, 18, question number 17, 16 and 15। उसके अलावा कुछ है हमारे पास? तो उसके अलावा है हमारे पास, अगर मैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दूँ तो मेरे पास बचा है कुछ डीम्ड ओनरशिप के केसेस और मिसलेनियस कुछ पॉइंट्स हैं वो, और उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि पहले मैं जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो अपन डीम्ड ओनरशिप का केस और ये जो केस है वो मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट जो है वो बचे हुए हैं, बाकी जो है वो ऐसे कुछ ज़्यादा खास जो है वो नहीं बचा हुआ है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोलता है? मिस्टर आदित्य अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 26-27। ही ओन्स टू हाउस, वन इन दुबई अनदर इन मुंबई। तो भाई जो है वो पैसे वाला है, एक घर दुबई में और एक मुंबई में है। आई थिंक आई हैव डन 19, नो नॉट डन। ठीक है, एक दुबई में है और एक मुंबई में। द हाउस इन दुबई इज लेट आउट एट अ धीरम ऑफ 20,000 एंड एक धीरम का वैल्यू है 18 रुपए। द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। He paid property tax of धीरम 2500 and सीवेज टैक्स ऑफ धीरम 1500 there for the financial year 26-27। द हाउस इन मुंबई, जो मुंबई वाला घर है, is self-occupied and he has taken a loan of 25 lakh to construct the house on 1st June 2022 at the rate of 12%. The construction was completed on 31st May 2024। He occupied the house on 1st June 2025, करंट ईयर में ऑक्यूपाई किया। The entire loan is outstanding as on 31 मार्च 2026। लोन रिपेमेंट नहीं हुआ है। Property tax in respect of the second house is 2400 for the financial year 26-27, मुंबई वाले घर के लिए। Compute the income chargeable under the head income from house property in hands of Mr. Adit for assessment year 26-27 if we exercise the option of shifting out of default tax regime provided under section 105 BAC। तो दुबई वाले घर का बहुत सिंपल है, लेट आउट वाले तरीके से जो आपको निकाल देना है और कोई एक्सपेक्टेड रेंट का कोई झंझट नहीं, तो अपन जीएवी से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जो मुंबई वाला घर है वो क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके लिए अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो कि अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इलस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 33। इलस्ट्रेशन नंबर 19 पेज नंबर 33। अब तो आप क्या कर सकते हो? इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चेंज कर देंगे दिशा खन्ना को। और मिस्टर आदित्य
अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, जीएवी से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो आ जाएगा क्या आपका नेट एनुअल वैल्यू माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो जीएवी कितना आ जाएगा, तो जीएवी आपका आ जाएगा दुबई वाले घर के लिए, तो जीएवी आ जाएगा आपका 20,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 18 दिरम्स, आंसर आ जाएगा 20,000 इंटू 12 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 43,20,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा 43,20,000 माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। तो वहाँ पर है आपका 2500 प्लस 1500, तो 2500 प्लस 1500 इंटू 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 72,000। माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा एनएवी माइनस 43,20,000 इज इक्वल टू 42,48,000 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 12,74,400 माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 29,73,600। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इनकम फ्रॉम दुबई हाउस प्रॉपर्टी, कि दुबई में जो घर है, जो लेटर ऑफ प्रॉपर्टी, उससे आंसर आया। अब यहाँ पर आपका आएगा एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई, मुंबई है, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पर है, एट मुंबई, तो हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई, हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई, तो यहाँ पर है आपका नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू एनएवी क्या हो जाएगी, नील, माइनस नेट एनुअल वैल्यू हो गया माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, 19 हो गया हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। तो इसके हम लोग को प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन डाल देंगे क्या, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है और एंड कब हो रहा है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है on 1 जून 2022, 1 जून 2022, खत्म हो रहा है 31 मई 2024, तो हमें 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। तो कितना टाइम हो गया, 22, 23, 24 और जून में 4, 5, तो 1 ईयर 10 मंथ्स। ठीक है, तो अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है अपना 25 लाख का 12%, यहाँ पर है आपका 25 लाख इंटू 12% इंटू 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22, 22 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 लाख इंटू 12% इंटू 22 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5,50,000, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट
डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1,10,000। अब नेक्स्ट है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड इज इक्वल्स टू 25 लाख इंटू 12% इज इक्वल्स टू 3 लाख। टोटल हो गया आपका 4,10,000। आंसर जो है वो आया 4,10,000, बट मैक्सिमम अलाउड अप टू कितना है, बट मैक्सिमम अलाउड अप टू रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमको मैक्सिमम अलाउ हो सकता है एसओपी के केस में। तो यहाँ पर मैं ले लूंगी 2 लाख का लॉस। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये कौन सी वाली है, मुंबई वाली है। तो 2 लाख का लॉस है। तो हमें नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, 27 27,73,600। तो मेरा आंसर आएगा 27,73,600। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन बैंक में जो है वो आपके पास कितने क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क रहेंगे। तो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी में होमवर्क है 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास सिर्फ होमवर्क है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अब जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है जिसमें बार बार रेपिटेटिवली यही सारी चीजें हो रही है, वो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, इसका लास्ट पोर्शन इज लेफ्ट एंड इट इज व्हाट अबाउट थ्योरी। ठीक है, कि हाउ इट, मतलब सब लेटिंग के केस में क्या होगा, इसके केस में क्या होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम जो अपना बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो हमारा जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो किसका है बेटा, डीम्ड ओनरशिप का। ये थ्योरी पढ़ेंगे, जो मिसलेनियस पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस चीज का है, डीम्ड ओनर, दैट इज सेक्शन 27। मतलब कौन कौन से केसेस में मान लिया जाएगा कि आप घर के डीम्ड ओनर हो। तो सबसे पहला केस जो है वो क्या बोलता है, ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा, तो ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसको, स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड एक्सक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर के केस में डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगेगा। विथ और विदाउट कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री में कर रहे हो या तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो। सॉरी, विथ नहीं सिर्फ ओनली विदाउट और फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आप विद कंसिडरेशन, अगर आप प्रॉपर पैसा लेके अपनी बीवी को ट्रांसफर करते हो मार्केट रेट में, तो डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये लगता ही कब है, जब आप क्या कर रहे हो, फ्री में, फ्री में अपनी वाइफ को क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो लग जाता है। ठीक है, अब डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है, ट्रांसफर टू स्पाउस। अगर कोई बंदा जो है, अगर कोई पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल ए जो है वो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, या फिर किसको कर रहा है, अपने माइनर चाइल्ड, या तो अपने किसको कर रहा है, माइनर चाइल्ड को कर रहा है और फ्री में कर रहा है। ठीक है, माइनर चाइल्ड को कर रहा है, फ्री में कर रहा है। वो जो ट्रांसफरर है उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर जो मान लिया जाएगा। और ये वाइफ मतलब स्पाउस है, यहाँ पर एक्चुअल में कहने का मतलब है स्पाउस को अगर ट्रांसफर, मतलब हस्बैंड वाइफ को करेंगे तो भी एप्लीकेबल होगा, वाइफ हस्बैंड को करेगी तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ट्रांसफरर द हस्बैंड और द पेरेंट अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सेप्शन, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर मेंटेनेंस। अगर आप क्या बोलते हैं, लिव अपार्ट, अगर आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हो और उस केस में ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगेगा। हम डीम्ड ओनरशिप लगा क्यों रहे हैं बेटा, लगा इसलिए रहे क्योंकि जो पूरी प्रॉपर्टी होती है लगभग वो पापा के नाम पे होती है। तो क्या करते हैं, पापा अपनी इनकम डाइवर्ट करते हैं ताकि उनको अलग अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल सके अपनी वाइफ के लिए और बाकी लोगों के लिए। तो इसलिए इनकम क्या की जा रही, क्लब की जा रही है वापस से, क्या बोलते हैं, पापा के हाथ में या ट्रांसफरर के हाथ में, ताकि उसकी इनकम जो है वो हायर टैक्स रेट से, हायर स्लैब रेट से टैक्स हो सके या हायर स्लैब में जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात, अब नेक्स्ट क्या है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स को डीम्ड ओनर माना जाता है किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी भी एसेट्स हैं उनके जॉइंट ओनर्स जो है वो कौन है, उनके शेयर होल्डर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इम्पार्शियबल स्टेट। इम्पार्शियबल स्टेट मतलब कि एक स्टेट है जो 10 लोगों का है लेकिन वो पता नहीं कि कितना परसेंटेज किसका है, उसको पार्ट नहीं किया जा सकता और कोई नहीं बता सकता कि उसमें कितना रेशो जो है वो किस पर्सन का है। ठीक है, तो उस केस में हर एक बंदे को पूरे का ओनर मान के जो है पूरी प्रॉपर्टी में टैक्स दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट वेयर ओनरशिप परसेंटेज आर अननोन और कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो होल्डर ऑफ द स्टेट, कोई भी होल्डर से पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो लिया जा सकता है। तो ये जो है वो क्या आपके डीम्ड ओनरशिप का केस है कि कौन कौन से केसेस में बंदे को डीम्ड ओनर माना जाएगा और पूरी जो रेंटल इनकम है वो उसके हाथ में टैक्स लगा दी जाए। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ मिसलेनियस पॉइंट बचे और उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली सॉरी क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि mid-year completion. If the house is constructed or completed during the previous year, example July 1st, the calculation of municipal value of fair rent should be converted to existence of that period. मतलब जितने टाइम में आपका घर एग्जिस्टेंस में, अगर आपका साल घर जो है वो इसी साल बना हुआ है, ठीक है, और इस साल आपका घर जो है वो अप्रैल मई जून में कंप्लीट हुआ है और जुलाई से आपका घर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, तो जो म्युनिसिपल रेंट और फेयर वैल्यू जो है वो सिर्फ 9 महीने की लेंगे। मतलब जितने टाइम घर पूरा एग्जिस्ट कर रहा था रेडी घर, उतने टाइम का म्युनिसिपल वैल्यू है फेयर रेंट जो है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन डिडक्टेबल इंटरेस्ट, पेनाल्टी इंटरेस्ट फॉर नॉट पेइंग द हाउसिंग लोन और इंटरेस्ट ऑन अरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड। म्युनिसिपल टैक्स अलाउ होता है, इंटरेस्ट ऑन अलाउ होता है, लेकिन अगर इसमें आपको पेनाल्टी इंटरेस्ट लग चुका है, अगर आपने पे नहीं किया उसका इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो, तो पेनाल्टी इंटरेस्ट की रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन लोन। अगर आप इंडिया के बाहर से लोन लेते हो और आपने टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया और सामने वाले बंदे का कोई एजेंट नहीं है इंडिया में जो उसके बदले टैक्स पे करेगा, तो आपको वो खर्चा जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, रीफाइनेंस लोन, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड लोन टेकन टू रीपे द फर्स्ट लोन। अगर मैंने फर्स्ट लोन लिया, मैं नहीं रीपे कर पा रही, उसको रीपे करने के लिए मैंने सेकेंड लोन ले लिया, तो दोनों लोन का इंटरेस्ट जो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डबल डिडक्शन। अगर आपको क्या बोलते हैं अदर हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल गई है, तो क्या पीजीबी में वापस से मिलेगी, नहीं मिलेगी। उसके बाद सबलेटिंग, सबलेटिंग कहाँ टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये चीज आपको पहले भी पता है। प्रॉपर्टी टाइप, इनकम फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब सब होता है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी टाइप का जहाँ पर ऊपर छत है और नीचे जमीन है, वो क्या है, प्रॉपर्टी है। तो आपको वो सोचने की जरूरत नहीं कि कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बना, हाउस प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट वाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक से जो है ये पूरा खत्म हो चुका है। अब कम टू क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एंड कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 27। यहाँ जो है वो किससे रिलेट करता है ये इलस्ट्रेशन, ये रिलेट करता है प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर आप प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखोगे तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रहे हैं मतलब वो बंदा कौन है बेटा, बिल्डर है। बिल्डर है तो जितनी प्रॉपर्टी बिकनी थी वो बिक गई, अब जो प्रॉपर्टी नहीं बिकी उसको क्या कर रहे हैं अपन, रेंट में दे रहे हैं, तो उसकी बात चल रही है। XYZ Limited is engaged in the construction of residential flat. Construction of residential flat में engaged है। One building consisting of 25 residential apartments. One building consisting of 25 residential apartments
was constructed and completion certificate was obtained on 15 जुलाई 2023। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड क्या बना, रेसिडेंशियल फ्लैट, एक बिल्डिंग जिसमें 25 अपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिल गया 15 जुलाई 2023 को। आउट ऑफ 25 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट 5 अपार्टमेंट रिमेन अनसोल्ड अप टू 31 मार्च 2027। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ ईच अपार्टमेंट इज 30,000 पर मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। अब ये क्या बोलता है कि आपका जो घर है वो कंप्लीट कब हुआ है, तो आपका घर जो है वो कंप्लीट हुआ 15 जुलाई 2023 को। तो जिस साल में आपका घर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो ये घर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2024 को, उसके बाद से 2 साल, तो 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026, यहाँ तक तो क्या होगा, आपको एनएवी नील लेने का बेनिफिट मिल जाएगा। एनएवी नील मतलब आपको जो एनएवी नील मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, 24-25 और 25-26। और मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 25-26, तो 25-26 का एनएवी जो है वो क्या है, नील है। तो यहाँ पर क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आएगा 0, क्योंकि हमको क्या ले सकते हैं, हम एनएवी नील ले सकते हैं। तो आपको वही चीज बतानी पड़ेगी कि हमारा घर जो है जिस साल में कंप्लीट हो रहा है उस साल के एंड से लेके 2 प्रीवियस ईयर तक हम एनएवी नील ले सकते हैं। कितने किसकी, जो अनसोल्ड अपार्टमेंट्स हैं उनकी। तो जो अनसोल्ड अपार्टमेंट है वो कितने, 5 अपार्टमेंट, तो 5 अपार्टमेंट का जो एनएवी है वो अपन नील ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 25। जो है वो क्या बोलता है, इन दी फॉलोइंग केसेस state the head of income under which the recipient is to be assessed and comment. X limited let out the property to Y and Y sublet the same। ठीक है, तो X ने Y को रेंट पे दिया, Y ने जो फॉर एग्जांपल मान लो कि X क्या बोलते हैं Z को सबलेट किया, तो Y जो है वो ओरिजिनल ओनर है, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन Y जो है वो क्या है, आपका सब लेटिंग है, ओरिजिनल लेटिंग है या नहीं, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज। तो एक्स की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, लेकिन वाई की इनकम कहाँ जाएगी, अदर सोर्सेज में जाएगी, क्योंकि लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो है वो है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है आपका अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, एक्स हैज बिल्ट अ हाउस ऑन लीज होल्ड लैंड। एक्स ने घर बिल्ड किया है लीज होल्ड लैंड पे, एंड ही हैज लेट आउट द अबव प्रॉपर्टी एंड क्लेम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर other sources and deducted expense on repair, security charges, insurance, collection charges in all amounting to 40% of this rate। ऐसा क्वेश्चन है तुरंत खुश हो जाना एकदम। क्या बोल रहा है कि बाकी खर्चा भी किया क्लेम करना, जब हमको पता है भैया कि सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है ऑलरेडी सरकार, तो क्या बाकी खर्चे जो है वो क्लेम हो सकते, नहीं हो सकते। तो आपको बाकी खर्चे को इग्नोर करना है और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन को मैंडेटरी क्लेम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत इजी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर राजेश transfer a property of market value of 38 lakh to his wife out of natural love and affection। राजेश जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू 38 लाख है अपनी वाइफ को आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। द इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 2 लाख। हाउ विल द प्रॉपर्टी इनकम बी टैक्स। तो राजेश जो है वो प्यार में अपनी बीवी को ट्रांसफर कर रहा है, तो प्यार मोहब्बत जो है वो मे बी गुड कंसिडरेशन हो सकती है बट एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है एज पर लॉ। तो फिर राजेश जो है वो डिमोनर मान लिया जाएगा और 2 लाख की जो रेंटल इनकम वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, राजेश के हाथ में टैक्सेबल होगी। और यहाँ पर लग जाएगा आपका डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि अगर आप आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ तो पूरी दुनिया करती है, बट इनकम टैक्स जो है वो आपसे टैक्स लेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अमित गिफ्ट अ प्रॉपर्टी वैल्यूइंग 10 लाख टू इज माइनर चाइल्ड।
द एनुअल इनकम ऑफ द सच प्रॉपर्टी इज 2 लाख, हाउ द प्रॉपर्टी विल बी टैक्स सेम। अगर कोई बंदा अपनी वाइफ को माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी और गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो ये जो 2 लाख रुपए वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? अमित के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, व्हाट विल बी आंसर इन द अबव केस मिस्टर अमित हैज गिफ्टेड द हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर मैरिड डॉटर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन। और फिर जो इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? माइनर मैरिड डॉटर के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है क्या, मिस्टर अनुज गिव्स द हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर दिनेश ऑन अ लीज ऑफ 20 years, ठीक है, however the lease is to be renewed by Mr. Dinesh every year, how will the property income will be taxed? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब लीज के केस में क्या होता है, दो कंडीशन होती है। एक तो क्या होता है कि आपका लीज जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 12 years का होना चाहिए, तो लेस देन 12 years का होना चाहिए, और दूसरा रिन्यूअल एवरी ईयर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में, या दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, एक तो लीज 20 साल की है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट ये क्या कर रहे हैं, हर साल रिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो अनुज है वो डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। और हाँ सॉरी, दिनेश जो है प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, और जो प्रॉपर्टी है वो किसकी, अनुज के, तो अनुज के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, मतलब कि ये जो इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, अनुज के हाथ में टैक्सेबल होगी। जो लीज की इनकम जो आ रही है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, अनुज के हाथ में टैक्सेबल होगी। What will be answer if in the above case Mr. Anuj give the house property to lease to Mr. Dinesh for 2 years and Mr. Dinesh can get the lease renewed for another 2 years on payment of specified sum. तो यहाँ जो रिन्यूअल है वो किससे आता है, 1 साल से ज्यादा का। तो उस केस में क्या होगा कि जो अनुज है वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा प्रॉपर्टी का, और उसके बाद उसको अनुज को जो है वो टैक्स देना पड़े। अब ये वाले केस में क्या है, केस नंबर 5 में, केस नंबर 5 में जो है वो प्रॉपर्टी का जो रिन्यूअल है वो 2 साल के बाद हो रहा है, तो उस केस में दिनेश को अपन डीम्ड ओनर मानेंगे और टैक्स जो है वो दिनेश से ले सकते हैं। और पहले वाले केस में क्या है, जो रिन्यूअल है वो साल भर के अंदर हो रहा है, तो जब भी आपने देखा होगा तो जो प्रॉपर्टी के रेंटल एग्रीमेंट का जो रिन्यूअल है वो साल भर से पहले कर लेते हैं, जिस वजह से जो ओनरशिप है वो टेनेंट के पास नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी, ओनर के पास ही रहेगी, और टेनेंट जो है वो उसका डीम्ड ओनर नहीं बनेगा। इस कॉन्सेप्ट से जो है वो इसके क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या है कि सिंस उसका साल भर के अंदर रिन्यूअल हो गया तो टेनेंट जो है वो डीम्ड ओनर नहीं है, एक्चुअल ओनर कौन है, अनुज। लेकिन यहाँ पर जो रिन्यूअल है बेटा वो 2 साल मतलब साल भर के बाद हो रहा है, तो इस केस में जो टेनेंट है वो डीम्ड ओनर है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डीम्ड ओनर मान के उससे प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और आंसर जो है वो थ्योरी जो है वो आप आंसर बुक से बिल्कुल देख सकते। So thank you everyone. I hope you guys like the lecture, and if you have any feedback or anything, then you can comment down below the video. Please like, share, subscribe, comment to our video.